पी में देखो क्या करना है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सपोज यहाँ पर करना क्या है कि कंपनी को प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है या तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। इसी के बेस पे इसका क्वेश्चन है। तो अभी हम डायरेक्ट इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, बट एक क्वेश्चन बता देंगे लैंग्वेज प्रॉब्लम भी। लैंग्वेज प्रॉब्लम से कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है। मतलब बेसिकली एलपीपी का यूज़ क्या है, हाउ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड हाउ टू मिनिमाइज द कॉस्ट। ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि मैक्सिमाइज करना है कि मिनिमाइज करना है। कुछ ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारे पास और कुछ कंडीशन रहेगा हमारे पास, उसके बेस पे इसका पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा ही क्वेश्चन है, बट वो समझने में थोड़ा सा आसान होगा, इसीलिए इसी क्वेश्चन को लेकर चल रहा है। देखो क्वेश्चन में लिखा है मिनिमाइज, क्वेश्चन है मिनिमाइज। क्वेश्चन में ये बता देगा, ठीक है, वही मिनिमाइज z इज इक्वल टू 6x1 प्लस 14x2। फिर है सब्जेक्ट टू कंडीशन, ये हमेशा क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, सब्जेक्ट टू, ठीक है, इसका मतलब होता है कंडीशन। क्वेश्चन में कंडीशन है 5x1 प्लस 4x2। देखो फर्स्ट है 5x1 प्लस 4x2 मोर देन इक्वल टू, ठीक है, मोर देन इक्वल टू 60। अंदर साइन रहेगा तो मोर देन, बाहर साइन रहेगा तो लेस देन, सिंपल याद रखना। फिर उसके बाद है 3x1 प्लस 7x2, ये है लेस देन इक्वल टू 84। फिर है x1 प्लस 2x2, फिर मोर देन इक्वल टू 18। और लास्ट में बेसिकली दिया गया है x1 x2, ये बोल रहा है मोर देन इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन है, तुम लोग भी देखना, ठीक है, ये तुम लोग का भी है। इस टाइप से क्वेश्चन है, मिनिमाइज लिखा रहेगा और ये सब्जेक्ट टू दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में ना लिखा रहेगा, ऐसे बोल देगा सॉल्व द एलपीपी ग्राफिकली और ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो अब ये सॉल्व कैसे होगा, अच्छे से मैंने, ये क्वेश्चन था पूरा, यहाँ तक जो लिखा है ये क्वेश्चन है। मिनिमाइज बोला है, सब्जेक्ट टू कंडीशन दिया है, तो ये जो कंडीशन रहेगा इसी के बेस पे हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब ये जो है पहला देखो 5x1 प्लस 4x2 मोर देन इज इक्वल टू 60। तो हम लोग को इसमें ना x1 और x2 का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। अब x1 x2 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो। इसका एकदम फाइंड करने का एकदम सिंपल रूल एक बता रहे हैं। यहाँ लिख लेना x1 और ये हो गया x2, ठीक है। तो सपोज करो मान लो x1 0 है, ये जो x1 इसको क्या मान लिया हम 0। तो सिंपल समझना, इसका इधर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसको इरेज कर देंगे। 5x1 प्लस 4x2, इसको अभी इज इक्वल टू ले लेना। तो ये 0 हम कर दिया ना, x1 0 किया ना, तो ये क्या बचा 4x2। तो ये पूरा क्या होगा 0, 4x2 इज इक्वल टू 60। तो x2 इज इक्वल टू क्या हो गया 60/4। तो x2 कितना निकल गया 15। समझ में आया ये, तो यहाँ पर लिख दिया 15। अब ऐसे ही क्या करना, आप ऊपर x2 को 0 कर देना, इसको 0 कर दो। चलो फिर उसी में फिर से ये वाला बना रहे 5x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 60। तो ये हो गया 5x1 प्लस 4 इंटू क्या होगा 0, 60। तो ये 5x1 प्लस ये क्या हो गया 0। सो 5x1 इज इक्वल टू 60। तो x1 इज इक्वल टू 60/5। तो कितना आ गया 12। मतलब समझ में आया कैसे लॉजिक से निकाले वैल्यू। मतलब एक बार एक को 0 करो, अगला को सॉल्व कर दो, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा एक क्वेश्चन का भी निकालना है।
3x1 प्लस 7x2 ये है लेस देन इक्वल टू 84। तो यहाँ भी ऐसे ही निकालता है x1 x2। चलो x1 जीरो करो, अब डायरेक्ट करते हैं। x1 जीरो, ये जीरो कर दिए तो 84 को 7 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 12 आ रहा है। चलो अब ये x2 जीरो कर दो, अब ये पार्ट जीरो हो गया। अब 84 को 3 से डिवाइड कर दो, 28 हो गया। अब ऐसे ही तीसरा इक्वेशन का भी निकाल देते हैं। तीसरा इक्वेशन है x1 प्लस 2x2 मोर देन इज इक्वल टू 18। चलो फिर x1 जीरो, ये पार्ट जीरो, तो 18 को 2 से डिवाइड तो क्या हो गया 9। फिर ये पार्ट जीरो, तो 18 ही बचेगा इधर, वहाँ तो x1 ही है। तो ये तीनों इक्वेशन का वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है, इसको ग्राफ में बनाना है। जैसे तीनों इक्वेशन का वैल्यू आ गया, अब हम लोग इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। तो पहले क्या करना, सिंपली सबका वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। अब इसका हम लोग को ग्राफ सॉल्व करना। तो देखो एक ग्राफ प्रिपेयर करते हैं। देखो हाईएस्ट वैल्यू है 28, तो ये ग्राफ कैसे बनाना, इसके लिए भी थोड़ा सा देख लो यार। ई लाइन में हो गया देखो x1, और इधर लाइन में क्या हो गया x2। x1 में सबसे बड़ा वैल्यू कितना है देखो तो 12, 28 और यहाँ 18। तो 28 था, तो हम x1 का रेंज ऐसा देंगे कि मेरा सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पर मैनेज हो जाए, ठीक है। तो ये 30 इसलिए लिखे। x2 में देखो 15 है, यहाँ 12 है, यहाँ 9, यानी हाईएस्ट 15 ही है, तो हम 18 तक चलेगा। तो ये डिफरेंस तुम लोग अपने से देख लेना है कितना जाएगा, उसी हिसाब से लेना। अब देखो कैसे शो करेगी, देखना ग्राफ बनेगा कैसे। चलो यहाँ देखो x1 कितना है 12, जीरो अपने देखना है। x1 कितना है 12, तो यहाँ पर हम x1 में आया 12, और x2 कितना है 15, तो यहाँ पर 15। अब सिंपल इसको स्केल से मिला देना है। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, समझा, एकदम सिंपल, ठीक है। ये पूरा एग्जैक्ट रखना है ये। चलो फिर उसके बाद यहाँ x1 कितना है 28, यानी 30 से जस्ट पहले थोड़ा सा 28, और x2 कितना है 12 यहाँ पर। फिर इसको भी स्केल से मिला देना है, ठीक है। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2, क्लियर। अब इक्वेशन 3 देखो, x1 18 यहाँ पर, और फिर x2 9, फिर इसको भी स्केल से मिला देना है। ये हो गया 3। चलिए समझ में आया, बस सिंपल क्या है कि इक्वेशन बना के मिला दिए। अब मेन काम यही है। मेन काम क्या करना पड़ता है ना, कि फिजिबल रीजन क्या है। फिजिबल रीजन मतलब ना, जहाँ कंपनी को प्रोडक्शन करना बेनिफिट होगा, या वो कॉस्ट कम कर सकता है या प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है। तो ग्राफ में हम लोग को देखना होगा कौन फिजिबल रीजन है। तो उसके लिए क्या करना ना, जो इक्वेशन था उसी को हम लिखते हैं फिर से। देखो पहला इक्वेशन क्या था, 5x1 प्लस 4x2, ये था हमारा मोर देन इक्वल टू 60। देखो कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखो, x1 x2 में 0 रख देना। तो अब चेक करो थोड़ा सा, वैल्यू को ध्यान से देखो, ये वैलिड है कि नहीं देखना है। ये भी 0 हो गया, ये भी क्या हो गया 0। तो ये जो 0 0 हो गया पूरा, ये मोर देन इक्वल टू 60 है, नहीं है। तो ये हुआ इक्वेशन इनवैलिड हुआ। तो जब कोई इक्वेशन इनवैलिड होता है तो उसका लाइन बाहर की ओर जाता है। तो 1 जो है उसका लाइन मेरा देखो बाहर की ओर जाएगा। ये इक्वेशन 1 था ना, इसका लाइन जो है बाहर की ओर जाएगा, ठीक है। इसका एरो क्या हो गया मेरा बाहर की ओर गया। दूसरा
दूसरा इक्वेशन था 3x1 प्लस 7x2, ये था लेस देन इक्वल टू 84। यहाँ भी सेम वही 0 0 रख दो। तो अब देखो ये जो 0 0 है पूरा लेस देन इक्वल टू 84, तो लेस देन तो है ही, तो ये हुआ मेरा वैलिड। और जब कोई इक्वेशन वैलिड होता है तो उसका लाइन अंदर की ओर आता है। तो इक्वेशन 2 कौन सा था, ये वाला, तो इसका लाइन क्या हो गया, देखो अंदर की ओर आ गया एरो, ठीक है। तीसरा इक्वेशन था x1 प्लस 2x2 मोर देन इक्वल टू 18, यहाँ पे लिख दो 0 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 0 0 तो मोर देन या इक्वल टू में नहीं है इससे, तो ये भी क्या हो गया इनवैलिड। तो इनवैलिड में फिर एरो क्या होगा, बाहर की ओर जाएगा, तो तीसरा का भी एरो बाहर की ओर गया। तो बेसिकली जहाँ एरो का फेस मैच करता है, ठीक है, सारा एक दूसरे से मैच करता है, उसी एरिया को बोलते हैं फिजिबल। और यहाँ 0 क्यों रखे, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन रहता है x1 x2 मोर देन इक्वल टू 0 है। तो जहाँ एरो का फेस मैच करेगा उस एरिया को क्या बोलेंगे, फिजिबल रीजन। तो किस एरिया में देखो मैच किया, देखो मैच कहाँ किया है, देखो ये वाला लाइन इतना, तो ये हो गया फिजिबल रीजन। इसको तुम लोग को कलर कर देना है एग्जाम में। मेन पार्ट यही है, ये सॉल्व कर दिया मतलब समझो बन गया फिर क्वेश्चन। यानी आगे का जितना भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे एलपीपी में, तुम लोग को यही सीखना है कि ये फिजिबल रीजन कैसे निकल रहा है। हाँ वो ना वैल्यू फाइंड करने के लिए था रूल, नंबर चेंज करना, कुछ दूसरा नंबर लोगे तो फिर गलत हो जाएगा ना। तो एक तरीका और इसका पता है क्या, एलसीएम लेके बनाने का, तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, इसीलिए ये तरीका बताया कि थोड़ा सिंपल होगा। अब देखो इस एरिया में कंपनी प्रोडक्शन करेगा, ये है फिजिबल रीजन। तो अब इसको हम लोग को सॉल्व करना था। अब ये सॉल्व कैसे होगा देखना, तो इसको इरेज कर दे इधर वाला वैलिड इनवैलिड, इसको तुम लोग को मिल जाएगा, मतलब वीडियो जब नोट करोगे तो दिखेगा ही, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको पहले पूरा कर लो, ये है तुम लोग का। देखो फिर उसके बाद अब ये पूरा एरिया को सॉल्व करा, अभी बना नहीं है क्वेश्चन, अब मेन काम शुरू होगा। जो एरिया फिजिबल रीजन हुआ, एक बॉक्स बन रहा है, इसमें देखो पॉइंट नहीं कर रहा, पहला पॉइंट ये निकला, मान लो इसको ए मान लिया, दूसरा पॉइंट देखो ये बना, इसको बी मान लिया, तीसरा पॉइंट यहाँ बना सी मान लिया, चौथा पॉइंट यहाँ बना ये, यानी एक पॉइंट हो गया ए, एक पॉइंट हो गया बी, एक पॉइंट हो गया सी, एक पॉइंट, मतलब जितना कलर होगा ना एक बॉक्स बनेगा, उसको ध्यान से देखना। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो हम लिखते हैं 4a, तो a में देखो क्या हुआ ना, दो इक्वेशन का लाइन इंटरेक्ट हुआ है। a में क्या हुआ, दो इक्वेशन का लाइन इंटरेक्ट हुआ है ना, तो कौन कौन सा इक्वेशन का लाइन इंटरेक्ट हुआ, 1 2। तो पहले इक्वेशन 1 को हम यहाँ लिखेंगे 5x1 प्लस 4x2 इक्वल टू दे देना, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा इक्वेशन है 3x1 प्लस 7x2 84। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 3 से, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 5 से, हो जाएगा ना। तो चलो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं जो नॉर्मल सॉल्व करने का रूल है, सॉल्विंग द इक्वेशन 1 and 2। चलो 3 से करो, तो ये हो गया 15x1 प्लस 12x2 इज इक्वल्स टू 180। 5 से करो इसको, यहाँ से होगा 15x1 प्लस 35x2 इज इक्वल्स टू 420, 420। आप साइन चेंज करते हैं ना ऐसे, माइनस माइनस माइनस, तो ये हो गया, देखो ये तो कट गया 15 15। अब नीचे माइनस में है ना, तो माइनस में आएगा, तो 35 में से 12 लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 23x2 इज इक्वल्स टू 420 में से 180 घटा दो 240, तो x2 ये भी माइनस में है, ठीक है। तो माइनस माइनस तो काट दो, कट गया माइनस माइनस, तो यहाँ पर फाइनली मेरा मिला 240 डिवाइड बाय 23, तो नहीं कटेगा, तो x2 का वैल्यू निकल गया। अब कोई भी इक्वेशन में x2 का वैल्यू रख दो, पढ़ते थे ना ये वाला हम लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ऐसे लिखते थे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन 1 में ही मान लो रख दी। तो चलो इक्वेशन 1 में हम वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। देखो 5x1 प्लस 4x2 इज इक्वल्स टू 60, चलो यहाँ वैल्यू पुट करो, तो 5
x1 प्लस 4 इंटू 23 डिवाइड बाय 240 है ना, तो ये 240/23 इज इक्वल्स टू 60। तो सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 5x1 इज इक्वल टू 4 से इंटू कर दो, कितना हो जाएगा ये 960 डिवाइड बाय 23 इज इक्वल्स टू 60। अब वहाँ पर एलसीएम लेना होगा, कुछ नहीं है 1, तो हम लोग यहाँ एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो चलो एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 23 से इंटू कर दो, यानी 115x1 प्लस 960 इज इक्वल्स टू 60। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो चलो क्रॉस मल्टी, देखो ये पता है इतना लंबा क्यों जा रहा है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया, अगर फ्रैक्शन में नहीं आता ना तो थोड़ा सा जल्दी बन जाता है। तो 115x1 960 इज इक्वल टू, इंटू करो कितना आ जा रहा है 1380। तो 115x1 इज इक्वल्स टू 1380 माइनस 960, तो 115x1 इज इक्वल टू माइनस करो 420, तो x1 इज इक्वल टू 420 डिवाइड बाई 115, तो x1 इज इक्वल टू 5 से कट जाएगा ना, तो ऊपर वाला काटो 5 से 84 और नीचे वाला काटो 23, देखो x1 आ गया, यानी क्वेश्चन 1 का सॉल्व हो गया। अब बनाएंगे बी पॉइंट के लिए, 4b यही बना रहे, ठीक है। चलो बी के लिए देखो, बी में कौन कौन सा इक्वेशन टच हुआ है, 1 और 3 दिख रहा है ना, 1 और 3, तो 1 5x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 60, ये था 1, और तीसरा क्या है x1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 18, ये इक्वेशन 2 है। बड़ा ही क्वेश्चन लिए है, डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा ही बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो अब इसको भी सॉल्व करना होगा, तो यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई, 1 से और यहाँ पर 5 से, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो फिर लिख लेते हैं वो लाइन, सॉल्विंग द इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है, यहाँ 3 लिख लेना क्योंकि 3 है। तो चलो अब सॉल्व करते हैं इसको भी, इसका भी हम यही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो वही आएगा पहला 5x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 60, और इसको गुणा कर दो 5 से, तो ये भी 5x1 प्लस 10x2 इज इक्वल टू 90, माइनस माइनस माइनस, चलो फिर काट दो, तो ये फिर कट गया, तो ये माइनस 6x2 इज इक्वल टू माइनस 30, माइनस माइनस कट गया, x2 इज इक्वल टू 30/6 मतलब 5 आ गया। तो ये तो इजी होगा, अभी किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नहीं आंसर नहीं, अभी आंसर बना नहीं, अभी चारों पॉइंट सोल्व करें A B C D, अब आंसर का काम अभी होगा। x2 इन इक्वेशन 1, ठीक है, चलो 1 में रखते हैं, तो 1 इक्वेशन है 5x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 60, चलो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो 5x1 प्लस 4 इंटू 5 होगा ये, तो डायरेक्ट अब सॉल्व करते हैं थोड़ा, 5x1 इज इक्वल टू 20 हो रहा है ना, इसको इधर माइनस में ले आओ, तो 5x1 इज इक्वल टू क्या होगा 40, तो x1 इज इक्वल टू 40/5, तो कितना हो गया 8 आ गया। चलो अब सी पॉइंट बनाएंगे, चलो यही बना देते हैं सी, 4c, तो c जानते हो डायरेक्ट निकल जाएगा, क्या है कि उसमें 2 लाइन तो टच ना किया है, तो c का लाइन कहाँ गिरा x1 में, तो x1 हो गया 18, x2 में तो c का लाइन गया ही नहीं, तो x2 0, c जो है ये तो x1 में ही ना है, जो कप एरिया कलर हुआ उधर तो कहीं कलर एरिया नहीं दिख रहा। अब d निकाल दो, 4d, तो x1 ये भी तो d भी तो यहीं गिरा 28, और x2 यहाँ भी क्या हो जाएगा 0, तो देखा जाए तो मेरा सारा निकल गया। यहीं पर हम a भी लिख लेते हैं, ठीक है, 4a में x1 कितना आया था 84/23, और x2 कितना आया था 240/23, ठीक है। b को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लिख सकते हैं। x1 b का कितना आया था 8, अच्छा यहाँ x1 ये है, यहाँ x2 लिख दिया, x1 8 और x2 कितना आया था 5। अब क्वेश्चन में ये सब निकल गया चारों पॉइंट। अब क्वेश्चन में क्या बोला था मैक्सिमाइज, देखो इसका यूज अभी तक कुछ नहीं हुआ, मिनिमाइज,
अब इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका हम यहाँ बना रहे हैं, एक ही जगह पूरा हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में लिखा है मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू, क्या बोला है, 6x1 प्लस 14x2, ये बोला है क्वेश्चन में। तो अब इसको सॉल्व करना, अब कैसे सॉल्व करना है, इसमें ना वैल्यू पुट कर देना है, x1 x2 का जो यहाँ निकाले। जैसे सबसे पहले 4a, पहले a का करते हैं, ठीक है। x1 कितना है a का, 84/23, और x2 कितना है, 240/23। चलो इसमें वैल्यू पुट करो, जो z इज इक्वल टू 6x1 प्लस 14x2, तो 6 इंटू 84/23 प्लस 14 इंटू 240/23, तो इसको सॉल्व कर दो। 504/23 प्लस 14 से इंटू कर दो, 3360/23, तो 23 एलसीएम हो गया, दोनों जोड़ दो, 504 प्लस 3360, तो कितना हो गया ये 3864 डिवाइड बाई 20, इसको डिवाइड करो तो कितना आ रहा है, एक बार में जाएगा 168 मान लो। चलो तो ये निकला मेरा ए का वैल्यू निकला, ये निकला ए का वैल्यू। हाँ एग्जाम में टाइम देगा, ऐसे एग्जाम में टाइम रहेगा। 4b, b में क्या है, x1 इज इक्वल टू 8, x2 इज इक्वल टू 5। देखो अब थोड़ा b का, z इज इक्वल टू वही सेम 6x1 प्लस 14x2, तो 6 इंटू 8 प्लस 14 इंटू 5, तो कितना हो गया 48 प्लस 70, तो इसका कर दो यानी 108, 1008 होगा। तो प्लस करें, नहीं मल्टीप्लाई है ना यहाँ पर, हम प्लस, अच्छा प्लस है, ठीक। तो ठीक, तो 108 इसको जोड़ लो, क्योंकि देखो यहाँ ना फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आया, तो इसको ऐड कर दो, ये हो गया 8 और 7 4 11, यानी 118, ठीक है। चलो अब c, 4c, x1 कितना है c का 18, और x2 कितना है 0। चलो फिर वही इसी z में रखना है, 6x1 प्लस 14x2, तो 6 इंटू 18 प्लस 14 इंटू 0, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 108 ना, वही आएगा 108 आएगा प्लस 0, तो 108। चलो ये भी निकल गया, यानी ये भी निकला और ये भी निकल गया। अब एक और क्या निकालना है, डी, तो अब डी देख लो, 4d, डी इधर निकाल लो, तो ठीक है, यहाँ पूरा नहीं आएगा। 4d, x1 कितना है d का 28, और x2 क्या है 0, तो सेम यहाँ भी z इज इक्वल टू 6x1 प्लस 14x2, चलो यहाँ पे इंटू करो, 6 इंटू x1 28 प्लस 14 इंटू 0, तो कितना हो जा रहा है, 128 नहीं 168। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, एकदम स्टार्टिंग में देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू आया हमारा 168, b इज इक्वल्स टू आया 118, c इज इक्वल्स टू 108, और d इज इक्वल्स टू 160। क्वेश्चन में बोला था मिनिमाइज, तो ये मिनिमाइज में सबसे कम कौन सा है 108, तो ये जो पोर्शन है 108, ये होगा मेरा आंसर। नहीं वैसा कुछ नहीं है, वो रैंडम है। तो चारों पॉइंट निकलने के बाद क्वेश्चन में मिनिमाइज बोला, इसलिए जो कम आया वही आंसर, यानी 108 इज द आंसर। अगर क्वेश्चन में बोलता मैक्सिमाइज, तो जो ज्यादा आता है वो आंसर होता है।